हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, नव वर्ष से हमने एक नई शुरुआत की है बेरेक्ट ट्रेडिंग की हैबिट डेवलप करने की। दोस्तों, हम इस पूरे साल में बेरेक्ट पढ़ने की अपनी आदत को कंटिन्यू रखेंगे और आज 2 जनवरी है। तो 2 जनवरी के दिन ये हमारा सेकंड पार्ट है। 1 जनवरी से हमने स्टार्ट किया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पहली वीडियो में हम फर्स्ट 4 सेक्शन रीड कर चुके हैं। जो आज की हमारी सेकंड वीडियो है, इसमें हम सेक्शन 5 से शुरू करेंगे, जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है। दोस्तों, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेक्शन 5 से शुरू होता है। सेक्शन 4 तक 1 to 4 जो हैं वो प्रिलिमिनरी पार्ट में हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में टोटल 3 पार्ट हैं: प्रिलिमिनरी, स्पेसिफिक रिलीफ एंड पर्टिकुलर रिलीफ। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ चैप्टर 1, रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। दोस्तों, इसमें दोनों तरह की जो प्रॉपर्टी है वो इंक्लूड की गई है, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो सेक्शन 5 है और जो सेक्शन 6 है ये रिलेटेड हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो सेक्शन 7 और 8 हैं वो रिलेटेड हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से। तो इस तरीके से आपको याद करने में भी आसान रहेगा कि जो सेक्शन 5 और 6 हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं और सेक्शन 7 एंड 8 जो हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा आगे का रीडिंग। सेक्शन 5, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ए पर्सन एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड का मीनिंग जो है वो है दोस्तों जो ऑनर है, यहाँ पर जिसके पास टाइटल है। ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908, Act number 5 of 1908. Section 6, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों, जो सेक्शन 5 है वहाँ पर जो सूट करने वाला है उसके पास टाइटल होना जरूरी है, लेकिन जो सेक्शन 6 है ये डिस्पोजिशन से रिलेटेड है, यानी उसको जो सूट करने वाला है उसे उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से हटाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई किराएदार भी हो सकता है। मान लीजिए कोई किराएदार किसी मकान में रह रहा है और उसे वहाँ से निकाल दिया गया है, तो वो भी यहाँ पर सूट कर सकता है। इसके लिए टाइटल होना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कहता है इफ़ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, यानी यहाँ पर जो जरूरी चीज़ है वो टाइटल नहीं, यहाँ जिसे डिस्पोजेस किया गया है उसकी कंसेंट है। If any person is dispossessed without his consent of immovable property, otherwise than in due course of law, he or any person through whom he has been in possession, or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit. सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। अब यहाँ पर दोस्तों कंडीशन है कि आप सेक्शन 6 के तहत सूट कब फाइल नहीं कर सकते। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्लोज बी, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी आप जो डिस्पोजिशन की डेट है उसके 6 मंथ पीरियड के बाद सूट फाइल नहीं किया जा सकता, और यदि गवर्नमेंट ने डिस्पोजेस किया है तब भी जो सूट है वो फाइल नहीं किया जा सकता फॉर डिस्पोजेशन। सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, नॉर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउड। दोस्तों, यहाँ पर जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि
यदि सेक्शन 6 के तहत कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास हुआ है, उसकी कोई भी अपील नहीं हो सकती, न ही उसके खिलाफ कोई रिव्यू हो सकता है, सिर्फ रिवीजन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ ये रखना है कि यहाँ पर अपील और रिव्यू का कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ रिवीजन का ऑप्शन होता है। उसके बाद है दोस्तों सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा है टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल, ये जो वर्ड हैं, ये कीवर्ड हमें लिंक करता है सेक्शन 5 के साथ, जहाँ पर हमने टाइटल की बात की थी। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है कि यदि आपके पास टाइटल है तब ये जो सेक्शन है ये आपको बार नहीं करता है। यदि आपको डिस्पोजेस किया गया है, वहाँ पर बताया गया था कि यदि आपके पास टाइटल नहीं है तब भी आप सूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहता है कि यदि आपके पास टाइटल है तब आप टाइटल के तहत भी पोजेशन के लिए सूट कर सकते हैं। आपको ये सेक्शन आपके ऊपर किसी तरीके का कोई बार नहीं लगाता है। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 7 की। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो सेक्शन 7 और 8 जो हैं वो रिलेटेड हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से। सेक्शन 7 जो बात करता है वो रिकवरी की बात करता है। ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एक्ट 5 ऑफ 1908। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। ए ट्रस्टी में sue under this section for the possession of movable property to the beneficial interest in which the person for whom he is trustee is entitled। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली जो पॉइंट, जो नोट करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि कोई ट्रस्टी भी सूट कर सकता है यदि वो प्रॉपर्टी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रस्ट से रिलेटेड है। सेकंड एक्सप्लेनेशन। ए स्पेशल और टेम्परेरी राइट to the present possession of movable property is sufficient to support a suit under this section। यदि कोई स्पेशल या टेम्परेरी राइट है तब भी इस सेक्शन के तहत सूट फाइल किया जा सकता है। सेक्शन 8। लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति मालिक नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में है, कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी, तब उसकी क्या लाइबिलिटी है? उसकी लाइबिलिटी है टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन, यानी जिस व्यक्ति के पास उस प्रॉपर्टी को रखने का टाइटल है उसको डिलीवर कर दे। यानी जिस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति ओनर नहीं है और उसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है, तब उसकी ये लाइबिलिटी है कि वो उस प्रॉपर्टी को उसके मालिक को डिलीवर कर दे। Any person having the possession or control of a particular article of movable property of which he is not the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in any of the following cases। अब यहाँ पर जो पर्सन पोजेशन में है वो कौन कौन हो सकता है? एजेंट हो सकता है, ट्रस्टी हो सकता है। फर्स्ट जो क्लोज दिया है उसमें, when the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff। यानी प्लेंटिफ कौन है? ओनर। ओनर का यदि कोई एजेंट है या ट्रस्टी है, उसके पास यदि मूवेबल प्रॉपर्टी है तब वो प्रॉपर्टी अपने मालिक को हैंड ओवर करेगा। when compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed। यदि when compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief, यानी जो compensation है एज ए मनी अगर वो सफिशिएंट नहीं है तब भी वो उस प्रॉपर्टी को
अपने मालिक को हैंड ओवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको गिफ्ट में मिली है, तो उस गिफ्ट से जो आपकी भावनाएं जुड़ी हैं वो पैसे से ज़्यादा आपके लिए अहमियत रखती हैं। ऐसी सिचुएशन में आप कहते हैं कि मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे वही प्रॉपर्टी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, जो मनी एज ए कंपनसेशन जो है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता, तब वो जो प्रॉपर्टी है वही मालिक को वापस दी जाती है। व्हेन इट वुड बी क्लोज सी व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ascertain द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस। दोस्तों यहाँ पर जो क्लोज सी है वो बी से मिलता जुलता है। यहाँ पर क्या है कि वो जब चीज़ डैमेज हो जाती है या लॉस होती है, when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage, यानी अगर आपको वो चीज़ ना मिले तो उससे कितना लॉस होगा, इसको हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर भी यदि कोई आपको किसी तरीके का अगर आपको कंपनसेशन दिया जाता है, उससे आपकी भरपाई नहीं हो सकती, तब उस सिचुएशन में आपको वो चीज़ ही वापस दी जाएगी। यानी जिसके पास पोजेशन है वो उस चीज के मालिक को वो चीज वापस कर देगा। नेक्स्ट है क्लॉज डी, व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। यदि ऑनर से वो चीज रॉन्गफुली ट्रांसफर हुई है तब भी वो चीज उसके मालिक को वापस दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन, अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड द कोर्ट शैल प्रज्यूम। दोस्तों जो मेन कीवर्ड है वो है शैल प्रज्यूम, किसके रिगार्डिंग, क्लोज बी एंड क्लोज सी। इसमें क्या बताया है कि जो कोर्ट है वो प्रज्यूम करेगा, क्या प्रज्यूम करेगा, कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम्ड और एज द केस में बी। सेकंड है दैट इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ascertain द एक्चुअल डैमेज काज्ड बाय इट्स लॉस। कोर्ट है वो प्रज्यूम करके चलेगा कि मनी एज ए कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ टू द प्लेंटिफ। और सेकंड क्या प्रज्यूम करके चलेगा कि उससे जो लॉस होगा उसको एक्चुअल में काउंट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने अपने आज के 4 सेक्शंस जो हैं वो पढ़ लिए हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जो बेरेक्ट रीडिंग की हैबिट है वो डेवलप हो जाए, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो में कोई और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तब आप मुझे कमेंट करके भी बताइए, ताकि मैं कोशिश करूं कि अगली वीडियो को और बेहतर बना सकूं। यदि आपको अच्छी लगी तब आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।